यू ऑल। यस, अपना जो पेपर है इकोनॉमिक्स का कब है? 28 को। और अपने पास दिन कितने बचे हैं? 7 डेज, उसमें 2 फेस्टिवल भी है। तो ये जो क्लास स्टार्ट करने का मकसद है केवल और केवल एक मैराथन, जिसमें हम समरी क्लास के रूप में सारे के सारे चैप्टर्स को आने वाले 5 दिनों में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टारगेट है, जैसा कि आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं पूरे राजस्थान के, वो आप अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो फटाफट से अपन टॉपिक चालू कर देते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। यस, और इसका ओवरऑल वेटेज कितना बेटा? 5 मार्क्स का है। इस चैप्टर में सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होती है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? एक सोशल साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। किस लेवल पर? एक इंडिविजुअल और एक मैक्रो लेवल तक की अपन स्टडी करते हैं इसके अंदर। बेसिकली ये इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्कैरसिटी के बारे में, और किस तरह से हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे हम अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर सके, इसके बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं उसी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स मीनिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर अपन मूव करते हैं, तो हमारे पास इसकी कुछ डेफिनेशंस आती है। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस प्रोवाइड कर रखी है। एक इकोनॉमिस्ट थी मिस्टर बारबरा वुटन, उन्होंने कहा था कि जहां पर 6 इकोनॉमिस्ट बैठते हैं वहां पर 7 डेफिनेशंस बन जाती है। यानी कि इकोनॉमिक्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने अपने व्यूज के हिसाब से इसकी डेफिनेशन बना देते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना एक व्यू है और उस हिसाब से कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस बता रखी है। सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है वो कौन सी है? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन है? वेल्थ ओरिएंटेड। और इसका जो मेन प्रोपाउंडर है वो कौन है? एडम स्मिथ। अच्छा, इस एडम स्मिथ के बारे में अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और क्यों इससे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है 1776 में। कौन सी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। 1 नंबर का क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू में हो, चाहे 1 वर्ड के अंदर हो, या 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, इस बुक से पूछा जा सकता है ना। तो ये बुक का नेम इंपोर्टेंट है। फाउंडिंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, या मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर किसे माना जाता है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो एडम स्मिथ है। अब एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी है? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसको हमने शॉर्ट ट्रिक से याद भी किया था, याद है आप लोगों को? जब इनिशियल लेवल पर हमने ये क्लासेस ज्वाइन करी थी, इस चैप्टर को पढ़ा था, तो एडम स्मिथ ने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। इसके बारे में हमें कैसे याद रहेगा? बहुत सारे डेफिनेशन हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने एडम से वर्ड याद किया था डम 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 डमरू। याद आया कुछ? और डमरू बजाने से पैसे की बारिश होगी, हम भगवान शिव की आराधना करेंगे और शिव जी बहुत सारी पैसे की बारिश करेंगे। और पैसे क्या होता है? वेल्थ होती है। तो वेल्थ से हम कैसे अर्न कर सकते हैं? शिव जी की पूज कर, है ना, शिव जी की आराधना करके, और शिव जी फिर डमरू बजाएंगे और डमरू से हमारे पास वेल्थ आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एडम से वेल्थ को लिंक कर सकते हैं। ये हमारी पहली डेफिनेशन है। किसने दी है? एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ कौन है? फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। दूसरी डेफिनेशन कौन सी आती है? सेकंड डेफिनेशन कौन सी है? वेलफेयर ओरिएंटेड। अरे उसके नाम लिखे हुए टॉपिक वाइज। कौन सी डेफिनेशन है? वेलफेयर ओरिएंटेड। अच्छा, वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलफेयर किसको बोलते हैं? किसी का भला करना। और भला करने के लिए हमें क्या आनी चाहिए? मार्शल आर्ट। क्या आनी चाहिए? मार्शल आर्ट। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल। वेलफेयर कौन करता है? अल्फ्रेड मार्शल करता है। जिसको मार्शल आर्ट आती है वो लोगों को बचा सकता है। कोई किसी के साथ कोई मारपीट करा तो उसको जाके अपन फटाफट से मार्शल आर्ट करके उन सबको हरा सकते हैं। तो एडम स्मिथ ने
वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है, अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। अगली डेफिनेशन आती है स्कैरसिटी ओरिएंटेड। थर्ड डेफिनेशन इज स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है? स्कैरसिटी ओरिएंटेड प्रोफेसर रॉबिन्स। अब कैसे याद करोगे प्रोफेसर रॉबिन्स को? रॉबिन्स से मैंने याद करवाया था, रॉबिन्स से आपको याद करना रैबिट। क्या याद करना है? रैबिट। और रैबिट आजकल क्या है, बहुत स्केयर है। स्केयर मतलब जो आसानी से नहीं दिखता, जो आसानी से चीज उपलब्ध नहीं होती, उसको बोलते हैं स्केयर्स। तो रैबिट्स हमारे यहां पर क्या हो गए? स्केयर्स हो गए हैं। और स्केयर सिटी यानी रॉबिन्सन। तो रॉबिन्सन ने कौन सी डेफिनेशन दिया? स्केयर सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। उसके बाद हम चौथी डेफिनेशन पर आते हैं। क्या नेम है? डेवलपमेंट ओरिएंटेड। वेरी गुड। डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन। अच्छा, डेवलपमेंट से हमने याद किया था, डेवलपमेंट हमें किसका करना? हमारे बालों का करना है। किसका करना है? हमारे बालों का डेवलपमेंट करना है। और बालों के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? शैम्पू। क्या डालना पड़ेगा? शैम्पू। तो शैम्पू से आपको याद रखना सैम्यूल्सन। क्या याद रखना है? सैम्यूल्सन। डेवलपमेंट किससे होगा? शैम्पू से। और शैम्पू से क्या याद आएगा? सैम्यूल्सन। तो अपने को याद रखना है डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है? प्रोफेसर सैम्यूल्सन ने। याद हो जाएगा। और एक और डेफिनेशन, क्या हो गई सारी? चार ही डेफिनेशन है। वेल्थ ओरिएंटेड एडम स्मिथ, वेलफेयर ओरिएंटेड अल्फ्रेड मार्शल, स्कैरसिटी ओरिएंटेड प्रोफेसर रॉबिन्स और डेवलपमेंट ओरिएंटेड। हाँ, एक और डेफिनेशन है वांटलेसनेस डेफिनेशन। वांटलेसनेस डेफिनेशन। वांटलेसनेस डेफिनेशन किसने दी है? जेके मेहता ने। अब कैसे याद करना है? तारक मेहता से। तारक मेहता के सारे कैरेक्टर चेंज हो गए। वी वांट ओल्ड तारक मेहता। हमें क्या चाहिए? ओल्ड तारक मेहता चाहिए, लेकिन वो कैरेक्टर सारे चेंज हो गए। तो वी वांट तारक मेहता। वी वांट तारक मेहता। वांट से वांटलेसनेस। मेहता जी कौन है? जेके मेहता है। तो इस तरह से हमारी सारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपका टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है? ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। कितनी ब्रांचेज होती है? दो ब्रांचेज होती है। कौन कौन सी? माइक्रो एंड मैक्रो ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। सर एक बार हिमांशु का फोन लेके आप थोड़ा सा वॉइस चेक कर लो बाहर ले जाके, इसका वॉइस प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हमारे पास ब्रांचेज जो आती है कितनी है? 2 ब्रांचेज है। आप लोग बताएंगे 2 ब्रांचेज किसने बताई है? एक इकोनॉमिस्ट है 1933 के अंदर रैगनर फ्रिश ने कहा है कि इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेज होती है? 2 ब्रांचेज होती है। वन इज माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले अपन डिफरेंस की बात करते हैं, तो यहां पर अपन एक कॉलम और बना लेते हैं बेसिस का। जरूरी तो एज यू विश, ज्यादा मार्क्स चाहिए तो अपन थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और कम मार्क्स चाहिए तो हम थोड़ा सा यस। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इसके ओरिजिन की, कि ये वर्ड आए कहां से हैं। तो ये दोनों वर्ड कहां से आए हैं? ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं। ग्रीक लैंग्वेज के कौन से वर्ड? ग्रीक से आया है माइक्रोस, जिसका मतलब स्मॉल, और ये भी ग्रीक से आया है मैक्रोस, इसका मतलब लार्ज। वेरी गुड, ये इसका ओरिजिन है। माइक्रो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मींस स्मॉल। मैक्रो जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के मैक्रोस से ओरिजिनेट हुआ, जिसका मतलब लार्ज होता है। फिर आता है इसका मीनिंग। क्या हम लोग इसमें स्टडी करते हैं?
इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, आई से इंडिविजुअल, और मैक्रो में हम लोग क्या करते हैं, ऑल इकोनॉमी, यानी कि एग्रीगेट फैक्ट्स को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, एज ए होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को हम लोग एक साथ स्टडी करते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप, जो थर्ड डिफरेंस है वो अपन इनके अदर नेम के बेसिस पर लिख रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है, प्राइस थ्योरी, और मैक्रो को इनकम एंड थ्योरी से कहा जाता है। इसके बाद और डिफरेंसेस पे आते हैं, तो वेरिएबल्स के बेसिस पे एक डिफरेंस है। When we study about the microeconomics, then we assume macro parameters as constant, and when we study about the macroeconomics, then micro parameters और micro variables should remain constant. ये वेरिएबल्स के बेसिस पर डिफरेंस है। जब हम एक चीज कोई पढ़ रहे हैं तो दूसरी चीज हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सेम टाइम पर हमारा माइंड दो चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होगा, उसी का माइंड दो चीजें एक साथ कर सकता है, लेकिन हम लोग इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। इस वजह से हमें जब एक चीज को स्टडी करना है तो दूसरी को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, और क्या डिफरेंसेस होंगे इसमें, इनके फाउंडर की अगर बात करें या फादर की बात करें, तो माइक्रो के फादर कौन है, अल्फ्रेड मार्शल, और मैक्रो के कौन है, जे एम्किंस, है ना। यहाँ के फादर की बात करें तो इसमें कौन है, मार्शल, और लास्ट इसके एग्जांपल्स हम लोग बता सकते हैं। एग्जांपल में हम माइक्रो में जैसे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, तो इंडिविजुअल में क्या आएगा, एग्जांपल हो गया। मैक्रो में हम लोग बड़े लेवल की स्टडी करते हैं, तो नेशनल इनकम इसकी एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारे मेन डिफरेंसेस इसमें है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंसेस का। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल एक ही है, क्या है वो, यस, ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, इकोनॉमिक्स साइंस भी है, और साइंस के फिर 2 पार्ट, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। तो पहला जो इसका नेचर, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, एज ए साइंस, ये हमारे 2 नेचर होते हैं। आर्ट क्यों है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को हम आर्ट क्यों बोलते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के आ गया, व्हाई इकोनॉमिक्स ट्रीटेड एज एन आर्ट। तो आर्ट क्या है, आर्ट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। उसे कैसे गेन करते हैं अपन, जो स्किल और प्रैक्टिस से डेवलप होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने से होती है। सेम चीज इकोनॉमिक्स में भी होगी। इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज है, उसको अप्लाई करने के लिए पहले उन्हें हमें सीखना पड़ेगा, और अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स है। तो किसी चीज को कैसे मैनेज किया जाता है, आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, मैनेजमेंट आर्ट है। तो मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, उसको पर्सनलाइज अप्लाइड हम लोग कर सकते हैं। सेम चीज इकोनॉमिक्स क्या है, आर्ट है। क्यों, क्योंकि उसमें भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, जो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करते हैं, इस वजह से इकोनॉमिक्स को हम क्या मानते हैं, आर्ट मानते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, इकोनॉमिक साइंस क्यों है, जिस तरह से साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वैसे इकोनॉमिक्स के भी प्रिंसिपल्स होते हैं, इस वजह से हम इकोनॉमिक्स को क्या मानते हैं, साइंस मानते हैं। लेकिन हमारी इकोनॉमिक्स एग्जैक्ट साइंस नहीं, जैसे मैनेजमेंट भी एग्जैक्ट साइंस नहीं है, वो इनएग्जैक्ट साइंस है। सेम इकोनॉमिक्स भी क्या है, इनएग्जैक्ट साइंस है या सोशल साइंस है। इसके 2 कंपोनेंट या 2 पार्ट आते हैं, वो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। इकोनॉमिक्स एज ए साइंस में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और सेकेंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इनमें भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? ऐसे इकोनॉमिक्स जहां पर हम रियल फैक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो प्रेजेंट में एक्चुअल में जो सिचुएशंस हैं या एग्जैक्ट जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उस इकोनॉमिक्स को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव में हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअल फैक्ट्स को स्टडी करते हैं, और नॉर्मेटिव में क्या करते हैं? व्हाट और टू बी, यानी क्या होना चाहिए, तो उसमें हम सजेशंस के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो पहला डिफरेंस दे रखा है वो देखिए, पॉजिटिव में क्या लिखा है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी जो भी रिलेटेड इश्यूज है इकोनॉमिक्स को लेकर, चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो या फ्यूचर को, एक्चुअल फैक्ट्स में जो भी है उनको हम स्टडी करते हैं, वो क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। उसके बाद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग कौन सी चीजें स्टडी करते हैं? तो नॉर्मेटिव हम लोग स्टडी करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यहां पर इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स को हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बारे में सजेशंस लिए जाते हैं, उस इकोनॉमिक्स को बोलेंगे नॉर्मेटिव। तो यहां पर क्या आ रहा है? ओपिनियंस आ रहे हैं, और इसमें एक्चुअल फैक्ट्स आते हैं। इसके अलावा दूसरे डिफरेंस पे आते हैं अपन, तो वहां लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। ये इससे रिलेटेड होंगे, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी से रिलेटेड होते हैं। इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? व्हाट ought टू बी, यानी क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरीली टू द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट्स हैं जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो, सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सेंसस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 140 करोड़ थी, तो ये स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है बट ट्रू नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर कितनी पॉपुलेशन थी? 121 करोड़। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा लेकिन वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हमने पास्ट की बात करी है और उसमें कुछ फैक्ट्स हमने लिखा है लेकिन वो गलत है, तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा जो फैक्ट्स होंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के वो सही हो, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स का सही या गलत हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर तो क्या है? ओनली ओपिनियन है, वैल्यू जजमेंट होते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसके फैक्ट्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं एग्जैक्ट डेटा के साथ, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स को हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। और एक लास्ट डिफरेंस एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। एग्जांपल नहीं है, वैल्यू जजमेंट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वैल्यू जजमेंट पॉजिटिव में नहीं होता, इसमें वैल्यू जजमेंट होता है। वैल्यू जजमेंट का मतलब ही ओपिनियन होता है, किसी के ऊपर कमेंट देना, सजेशन देना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो सारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जैसे somebody says population of India is more than the population of China। अगर प्रेजेंट के प्रेस्पेक्टस में देखें तो सही है, ये पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ चाइना, इसका मतलब ये क्या है? सही स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, वो अपन जब एक्चुअल से वेरीफाई करेंगे तब पता चलेगा। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमने लिखा है somebody says that old age pension should be stopped। किसी ने कहा है कि ओल्ड एज पेंशन को बंद कर देना चाहिए, तो क्यों कर देना चाहिए? वो खुद का अपना निजी ओपिनियन हो सकता है। यहाँ पर पर्सन टू पर्सन अपने आइडियाज अलग हो सकते हैं, अपने ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, इस वजह से वहां पर केवल वैल्यू जजमेंट आता है, ओपिनियंस आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमीज। कितनी इकोनॉमीज होती है? 3 टाइप की इकोनॉमीज होती है। यहां से छोटे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, या फिर एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी एक इकोनॉमी के फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, उसके फीचर्स डिस्क्राइब करिए। तो इकोनॉमी जो होती है कितने टाइप की होती है? 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है,
सोशलिस्ट इकोनॉमीज होती है और मिक्स्ड होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? ऐसी इकोनॉमी जहां पर ओनरशिप किसकी होती है? प्राइवेट सेक्टर की। सोशलिस्ट में ओनरशिप होती है गवर्नमेंट की, और मिक्स्ड में प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों की होती है। फिर अपन बात करते हैं मोटिव की। तो इसका मेन मोटिव क्या है? टू अर्न मोर प्रॉफिट या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर अपन बात करते हैं सोशलिस्ट, तो इसका ऑब्वियसली बात क्या होगा? इसका मोटिव होगा सोशल वेलफेयर, और इसका क्या होगा? प्रॉफिट विथ सोशल वेलफेयर, है ना? प्रॉफिट भी कमाएंगे और सोशल वेलफेयर भी हम लोग करेंगे। फिर आते हैं अपन प्राइस डिटर्मिनेशन पर, कि प्राइस कैसे डिसाइड होती है। तो कैपिटलिस्ट में बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा वो मार्केट फोर्सेस से होता है। सोशलिस्ट में किससे होता है? बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। और मिक्स्ड में किससे होगा? बाय मार्केट फोर्सेस बट अंडर द कंट्रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस से होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के कंट्रोल से होंगे। इसके अलावा और कोई इसमें पॉइंट रह रहा है? बस ये बेसिक पॉइंट्स थे इसमें। हाँ, अदर रहने दो। अदर नेम, हाँ अदर नेम क्या क्या होते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? इसी इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसी को फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। सोशलिस्ट को और क्या कहते हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या फिर इसको हम कहेंगे कंट्रोल्ड इकोनॉमी। बस। और इनके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल बताओ। तो इसका एग्जाम्पल यूएसए है। सोशलिस्ट का कोई एग्जाम्पल है क्या? नहीं। अभी प्रेजेंट में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। और इसका एग्जाम्पल इंडिया और अपने जो भी नेबर कंट्रीज अपन को दिखते हैं वो सारे मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं। ठीक है। इकोनॉमीज के टाइप्स के बाद इकोनॉमिक एजेंट के बारे में अपन पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एजेंट किसको कहते हैं? क्वेश्चन आया हुआ भी है बोर्ड में और आने के चांसेस भी है। इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है? ऐसा पर्सन जो अपने सेल्फ इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एजेंट कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चैप्टर भले 5 नंबर का हो, लेकिन इसके जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। पीपीसी, या इसको हम कहेंगे पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। एक बार फटाफट से इसको आप अपने पास नोट्स है सभी के पास, उससे रिवीजन रीड आउट कर लो, फिर मैं टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं। वही सारी लेट चल रही है ना? चलिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटायर होता क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। Graphical presentation of maximum possible combinations of two goods which can be
प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर with the given level of resources, इसे हम कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब यहां पर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन आ गया कि इसको डायग्राम या टेबल के साथ एक्सप्लेन करो, तो अपन को टेबल भी आनी चाहिए। तो टेबल में एक कॉलम होता है कॉम्बिनेशन का, एक कॉलम होता है यूनिट ऑफ गुड एक्स, और एक होता है यूनिट ऑफ गुड वाई। यहां पर जो हमें कॉम्बिनेशन लेने हैं वो ऐसे लेने हैं कि लास्ट में जाके एक वैल्यू 0 हो जानी चाहिए दोनों तरफ, है ना। तो अपन जो इसका कॉम्बिनेशन ले रहे हैं कि सपोज गुड एक्स की अपन कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस टाइम पर वाई की मान लो कितनी 15 कर ले, है ना। अब इसमें जो सेक्रीफाइस हम करेंगे, गुड एक्स की यूनिट को बढ़ाने के लिए वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, दोनों गुड्स हम एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते सेम क्वांटिटी में, तो एक की यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन ये सेक्रीफाइस किस रेट से होता है? इंक्रीजिंग रेट से होता है। तो सबसे पहले अपन एक्स की एक यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इधर हम एक का ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक यूनिट इंक्रीज करने के लिए एक ही यूनिट वाई का हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो इसकी कितनी हो जाएगी 14 यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पर आ गए, बी पर हमारी एक यूनिट एक्स की और 14 यूनिट्स वाई की है। सी कॉम्बिनेशन पर आ रहे हैं, हमने एक्स की एक और यूनिट बढ़ा दी, तो वाई की हमें और सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से। पहले हमने एक का सेक्रीफाइस किया था, अब कितने का होगा, 2 का सेक्रीफाइस होगा। कितनी यूनिट्स हो जाएगी 12। ऐसे ही हमें इंक्रीजिंग रेट से आगे करते जाना जब तक की वैल्यू 0 नहीं आ जाए। तो डी कॉम्बिनेशन पे आ गए, 3 यूनिट्स, इसकी कितनी हो जाएगी, 3 कम करो, 3 कम करो 9। उसके बाद ई कॉम्बिनेशन, इसकी 4, अब 4 से सेक्रीफाइस करो 5। और लास्ट एफ कॉम्बिनेशन, इसकी 5 यूनिट्स और 5 का सेक्रीफाइस कर दिया, क्या आ गया 0 यूनिट्स आ गई। ये टेबल बहुत आपको सोच समझ के बनानी पड़ेगी। अगर बनाना नहीं आ रहा तो आप डेटा सीधा रट के जाना, क्योंकि एग्जाम में अपने मन मर्जी से डेटा ले लिया, पता चला इधर से 1 से चालू किया, इधर खत्म ही नहीं हो रहा, वो 0 नहीं आ रहा। अगर ये 0 नहीं हुआ तो आपका कैलकुलेशन, ये टेबल गलत है फिर। इसलिए दोनों तरफ 0 आ जाना चाहिए। आ जाने का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती लेके आ जाओ। यहाँ पर अपन ने 1 2 3 4 किया, लास्ट में पता चला 10 का डिफरेंस आ रहा, 10 से डायरेक्ट 0 लेके आ गए, वो भी गलत है ना। बैलेंस शीट में बहुत सारी बार अकाउंट्स में बच्चे करते टोटल मैच नहीं हो रही, बराबर अपन मर्जी से लिख के आ जाता है। तो ऐसा भी अपन को नहीं करना है ना। वो टीचर सब पता है, टीचर को पढ़ा लिखा है, वो सब जानता है क्या गलती है, तो अपने को ऐसी गलती नहीं करनी है। इस टेबल को क्या कहेंगे बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल इसे कहेंगे हम लोग। अब इसका डायग्राम भी बना ही लेते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या आता है, एक्स एक्सिस पे क्या आता है, यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, और वाई पे क्या आता है, यूनिट्स ऑफ गुड वाई आता है। कॉम्बिनेशन कहां आएंगे, तो उस डायग्राम के ऊपर आएंगे, है ना। तो एक्स की 0 से 5 और इसकी 15 से 0 तक, यानी कि 0 से 15 ऊपर, तो कितने कितने का गैप लेना है। क्या अपन 0 5 9 12 14 15 ऐसे मार्किंग करेंगे, नहीं करेंगे। मार्किंग हमेशा ग्राफ पे इक्वल होनी चाहिए। इस तरफ तो सेम गैप आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर गैप सेम नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप जैसा यहाँ लिखा वैसा वैसा यहाँ छाप दो, गलत हो जाएगा। फिर वो डायग्राम आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगी फिर, है ना। स्ट्रेट लाइन नहीं बनता पीपीसी, ये चीज ध्यान रखना। बहुत सारी बार बच्चों की गलतियां हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। ऐसी कैसी मार्किंग आपको यहाँ नहीं लिखनी है। आपको क्या करना है, मार्किंग इक्वल लेनी है। 2 2 का गैप ले लो या 1 1 का ले लो, है ना। तो अपन यहाँ तो 1 1 का गैप लेंगे, 0 1 2 3 4 5, और इस तरफ अपन 4 4 का ले लो, 4 8 12 और 16। अब अपना जो पहला पॉइंट है कॉम्बिनेशन ए, गुड एक्स की 0 यूनिट, गुड वाई की 15 यूनिट्स बताता है। तो एक्स की 0 ओरिजिन पॉइंट ही है, और इसका 15 यानी इनसे बीच में ही होगा, थोड़ा सा नीचे, यहां पर 15 है। कॉम्बिनेशन बी 1 और 14, तो 1 आपको एक्स पे देखना है और 14 वाई पर। 14 कहां आएगा, 12 का थोड़ा सा नीचे की तरफ, ऊपर सॉरी, ये 14 अपन ने मार्क कर दिया। फिर सी पर 2
2 और 12, तो इधर से 2 ऊपर 12, उसके बाद 3 पर 9, इधर से 3 और इधर से 9, 8 से थोड़ा ऊपर बना लेते 9, फिर 4 पर 5, इधर से 4 इधर 5, 5 आएगा 4 से थोड़ा ऊपर, और फिर लास्ट 5 पर 0, ये 5 पर 0, ये मार्किंग थोड़ी सी गलत थी। अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, ये डायग्राम क्या बन गया, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ये कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई और एफ बना लोगे, आगे बढ़े। चलो अब अगला जो टॉपिक हमारे पास, इसके फीचर्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, तो 3 फीचर है, ज्यादा नहीं है। एक तो पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसका जो स्लोप चल रहा है वो लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है। क्यों चल रहा है, डाउनवर्ड क्यों है, पीपीसी डाउनवर्ड क्यों बन रहा है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई, दोनों में अपोजिट रिलेशन, इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोप का बनता है। दूसरा, पीपीसी इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉनकेव, पीपीसी इज द कॉनकेव टू द ओरिजिन। कॉनकेव क्यों बनता है, क्योंकि एमओसी इंक्रीज होता है। ये एमओसी कौन है, मम्मी की बहन, मम्मी की बहन, मौसी तो वही होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जनरली क्या होती है, इंक्रीजिंग होने के कारण हमारा पीपीसी क्या बनता है, कॉनकेव शेप का बनता है, ठीक है। और तीसरा फीचर 2 ही है बस, अच्छा अजम्पशंस भी दे रखी होगी पीपीसी की, है ना। पीपीसी की अजम्पशंस क्या क्या होती है, सबसे पहली अजम्पशन किसी की भी आए, ये कॉमन पॉइंट है, कंज्यूमर आ गया तो कंज्यूमर इज ए रैशनल पर्सन, प्रोड्यूसर का आ गया तो प्रोड्यूसर इज ए रैशनल पर्सन। तो अपन प्रोडक्शन की बात करें तो पहला अजम्पशन प्रोड्यूसर क्या है, रैशनल पर्सन, मतलब पागल नहीं है, अपने जैसा आदमी है वो, अपन तो नहीं है ना पागल, हाँ लुनेटिक नहीं होना चाहिए। लुनेटिक इज अ पर्सन हु राइड लूना। तो एमओसी, ये कॉन्सेप्ट अपन आगे पढ़ रहे हैं, एमओसी होता क्या है। पहला अजम्पशन, प्रोड्यूसर क्या है, रैशनल पर्सन है। दूसरा, गुड 2 ही प्रोड्यूस कर सकते, एक्स और वाई। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, लेकिन अपन अज्यूम कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अपने पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में 2 एक्सेस होते हैं, इस वजह से हम मान के चल रहे हैं गुड्स भी कितने प्रोड्यूस होते हैं, 2 ही गुड्स होते हैं। तीसरा अजम्पशन, टेक्नोलॉजी जो भी हम यूज करें, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी मशीन हम यूज करें, तो वो टेक्नोलॉजी जो होगी वही रखनी है, उसको चेंज नहीं करना है, अपग्रेड नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो अपन को उसको शो नहीं करना है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है बस। हाँ, एक लास्ट एक रिसोर्सेज का हमें क्या करना है, फुल्ली यूटिलाइजेशन करना है। हमारी इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाते हैं, रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज हमारा कोई भी वेस्टफुल नहीं होना चाहिए, उनका हमें फुल्ली यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो ये हमारी अजम्पशंस थी पीपीसी की, और फीचर्स भी हमने इसके साथ पढ़ लिए। फिर अगला टॉपिक आता है अपॉर्चुनिटी और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोनों अपन टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सेकंड बेस्ट और नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन विच इज फॉरगॉन, जिसको हमने फॉरगॉन कर दिया वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे स्टेबल के अंदर अपन देखें तो हमने यहाँ पर कितना फॉरगॉन किया, यहाँ पर कितना किया, यहाँ पर कितना किया, यहाँ पर कितना किया, यहाँ पर कितना किया, 5। ये चीज क्या है, ओसी है। ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हमने बेस्ट को लेने के लिए इधर से हमने कुछ को सेक्रीफाइस किया है, 1 2 3 4 यूनिट्स, अपन एक यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेस्ट था, इसलिए हमने वाई को सेक्रीफाइस कर दिया। तो जिस चीज को हमने सेक्रीफाइस कर दिया वो हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये रेशियो होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी यही आएगी, लेकिन क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर एक्स का जो रेशियो कांस्टेंट है। एमओसी क्या होता है, एमओसी का फॉर्मूला होता है लॉस और गेन का रेशियो, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन, कि कितनी हमने यूनिट्स लॉस करी है, सेक्रीफाइस करी है, और दूसरा कितना हमने गेन किया है। इस वजह से रेशियो यहां पर क्या आएगा, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। अब डेल्टा लॉस क्या है, तो हमने 1 का लॉस किया, और गेन कितना किया, 1 का, तो 1 अपॉन 1 करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर लॉस कितना हुआ, 2 का, इधर गेन कितना हुआ, 1 के, तो 2 अपॉन 1
2 ही आएगा। फिर 3 का लॉस 3 अपॉन, और गेन कितना किया 1, तो 3 अपॉन 1 कितना आएगा 3, ऐसी तरह से 4, फिर 5। तो जो ओसी आ रही है वो एमओसी आ रही है। उसका कारण क्या है, होते सेम नहीं है, लेकिन एक्स का जो रेशियो वो कांस्टेंट है, इस वजह से वाई में कोई फर्क नहीं आ रहा है। और एमओसी जनरली क्या आ रही है, इंक्रीजिंग आ रही है, और इंक्रीजिंग एमओसी के कारण हमारा पीपीसी क्या बन रहा है, कॉनकेव बन रहा है, बाहर की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ओसी एमओसी पॉइंट हो गया। अब पीपीसी में चेंज भी आता है, चेंज इन पीपीसी। पीपीसी में चेंज दो तरह से होता है, एक तो पीपीसी का रोटेशन और एक होता है पीपीसी का शिफ्ट। चेंज इन पीपीसी, पीपीसी का चेंज दो तरह से, पहला रोटेशन और दूसरा शिफ्ट। रोटेशन का मतलब यह होता है कोई एक एक्सिस पर पीपीसी का मूवमेंट होना, या तो एक्स एक्सिस की तरफ मूव होगा, वाई की तरफ कांस्टेंट होगा, या फिर वाई की तरफ मूव होगा, एक्स की तरफ कांस्टेंट होगा। यानी कि किसी एक गुड की यूनिट चेंज हो जाना और दूसरे की कांस्टेंट होना, उसे हम बोलते हैं रोटेशन इन पीपीसी। और शिफ्ट का मतलब दोनों ही गुड्स की जब क्वांटिटी में कुछ चेंज आता है, एक्स की भी बढ़ जाए वाई की भी बढ़ जाए, या एक्स की कम हो जाए वाई की भी कम हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, शिफ्ट इन पीपीसी। जब दोनों गुड्स की क्वांटिटी चेंज होगी शिफ्ट होगा, जब किसी एक गुड की क्वांटिटी चेंज होगी तो क्या होगा, रोटेशन होगा। तो अब इसके अंदर रोटेशन, जैसे ये डायग्राम हमारा, तो रोटेशन होने का मतलब या तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाए या एक्स का प्रोडक्शन कम हो जाए। तो एक्स का राइटवर्ड रोटेट होना और एक्स का लेफ्टवर्ड, एक्स एक्सिस की तरफ राइटवर्ड रोटेट हो रहा पीपीसी या फिर लेफ्टवर्ड रोटेट हो रहा। तो इसका कारण क्या हो सकता है, एक्स की तरफ राइटवर्ड रोटेट हुआ मतलब एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा। अब एक्स का प्रोडक्शन क्यों बढ़ सकता है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। या तो हमने जो रिसोर्सेज यूज किए वो एक्स पर ज्यादा कर लिए और वाई पर पहले जितने कर रहे हैं, तो जब हम एक्स के लिए एडिशनल रिसोर्सेज अपॉइंट कर देते हैं तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसका अपोजिट, एक्स के लिए हमने रिसोर्सेज रिड्यूस कर दिए तो एक्स का प्रोडक्शन कम होगा, तो एक्स लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड रोटेट होगा। पहला रीजन तो रिसोर्सेज का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना किसी एक गुड के ऊपर, एक्स के ऊपर। दूसरा कारण टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना, हम गुड एक्स के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हैं या फिर गुड एक्स के लिए टेक्नोलॉजी को रिग्रेड कर सकते हैं। अगर एक्स के लिए हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ने से राइटवर्ड रोटेट हो जाएगा। और या फिर टेक्नोलॉजी को हमने रिड्यूस कर दिया तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगा। ये तो एक्स के ऊपर हो गया, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। या फिर रोटेशन क्या हो सकता है, वाई पर हो सकता है। वाई पर या तो अपवर्ड रोटेट होगा या वाई पर डाउनवर्ड रोटेट होगा। वाई एक्सिस पर रोटेशन होना, वाई एक्सिस पर रोटेशन कब होगा, जब वाई के लिए या तो रिसोर्सेज बढ़ा दिए हो या वाई के लिए हमने नई टेक्नोलॉजी यूज करी हो। दूसरा कारण, वाई के लिए हमने रिसोर्सेज रिड्यूस कर दिए हो या फिर टेक्नोलॉजी को रिड्यूस कर दिया, तब हमारा वाई एक्सिस पर रोटेशन हो सकता है। फिर आता है अपन शिफ्ट के ऊपर। शिफ्ट भी क्या होगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। पहला शिफ्ट इसका है राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, ये हमारा पीपीसी है मेन और इधर हमने पीपीसी को पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया, ये राइटवर्ड शिफ्ट है। तो राइटवर्ड कब होगा शिफ्ट, जब हम दोनों ही गुड्स के लिए एडिशनल रिसोर्सेज लगा दें तो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ गया और वाई का प्रोडक्शन भी बढ़ गया, तो इसे हम कहेंगे राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। और दूसरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब हमने दोनों ही गुड्स के रिसोर्सेज कम कर दिए हो या दोनों ही गुड्स की टेक्नोलॉजी को रिड्यूस कर दिया हो, तब हमारे पीपीसी का लेफ्टवर्ड रोटेशन हो सकता है। तो ये राइटवर्ड रोटेशन और लेफ्टवर्ड रोटेशन दोनों ही है। ये हमारा पीपीसी का चेंज टॉपिक कंप्लीट है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी।
जो रोटेशन या शिफ्ट वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीपीसी का मीनिंग, उसकी टेबल, उसका डायग्राम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है, उसकी अजम्पशंस इंपॉर्टेंट। रोटेशन या शिफ्ट वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब अराइज होती है? जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होती है, यानी स्कैर्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। स्कैर्सिटी हमारी सारी मूल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का कारण है। और स्कैर्सिटी क्या सिचुएशन है? लैक ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी किसको बोलते हैं? लैक ऑफ रिसोर्सेज को। तो रिसोर्सेज की कमी के कारण हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने के मेन क्या कारण है? एक तो वांट्स अनलिमिटेड होती है, दूसरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जो लिमिटेड रिसोर्स है उसके भी क्या है? अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं। और इस वजह से हमारे सामने क्या आ जाती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कितनी होती है? 3 होती है। पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये जो पहली प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड? इस प्रॉब्लम का नाम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ सिलेक्शन भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, चॉइस या सिलेक्शन की प्रॉब्लम है। क्योंकि एक प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो चाहे जो प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन सारी चीजें वो प्रोड्यूस एक साथ भी नहीं कर सकता। उसका रीजन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इस वजह से उसके सामने जैसे प्रॉब्लम आएगी कि वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करे या फिर प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करे, या वो डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन करे। ऐसे बहुत सारे इसके पास ऑप्शंस होंगे। अब इन सारे गुड्स को वो एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके जो रिसोर्सेज होंगे वो क्या है? लिमिटेड है। तो इसको अपने आप में से एक चॉइस करनी पड़ेगी या सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मुझे किसी एक गुड का प्रोडक्शन करना है। तो मान लो इसने डिसाइड कर लिया कि उसे प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करना है। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? एक तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं प्रोड्यूसर के लिए, और दूसरा कैपिटल गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट को एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है या रीसेल पर्पज के लिए यूज करता है, और कैपिटल गुड्स को फिक्स्ड एसेट्स के रूप में वो यूज करता है। तो मान लो किसी प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया उसे क्या प्रोड्यूस करना है? प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो सेकंड जो प्रॉब्लम उसके सामने आएगी वो क्या आएगी? हाउ टू प्रोड्यूस। बनाए कैसे? प्रोडक्शन करने की टेक्निक क्या होनी चाहिए? तो ये जो प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक या सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ना, चॉइस या सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। अब टेक्निक दो तरह की प्रोडक्शन करने की, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव, ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करनी और कम से कम कैपिटल यूज करनी है। जो दूसरी टेक्निक है कैपिटल इंटेंसिव, ये क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा कैपिटल यूज करना। कैपिटल यूज करने मतलब मशीन, और कम से कम लेबर यूज करना। दो में से कोई एक टेक्नोलॉजी हमें सेलेक्ट करनी है, इसलिए ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ या सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है। दो तरह की टेक्नोलॉजी, लेबर और कैपिटल। जब हमने एक किसी टेक्नोलॉजी को डिसाइड कर लिया कि मान लो अपन से ज्यादा जो है वो सही हमारे लिए क्या है? लेबर है, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। हमारे सामने तीसरी प्रॉब्लम आएगी फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हम लोग प्रोडक्शन कर किसके लिए रहे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसको किया जाएगा, तो इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहा जाता है। और यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हम किसके लिए करते हैं? या तो हम रिच क्लास के लिए करते हैं या फिर पुअर क्लास के लिए, है ना। मिडल को इसमें इंक्लूड नहीं करना, वो दोनों का बीच का मैटर है। तो या तो हम प्रोडक्शन रिच क्लास के लिए करेंगे या फिर पुअर क्लास के लिए। रिच क्लास मतलब जिसके पास परचेजिंग पावर उसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, और पुअर क्लास जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, यानी कि इसमें हम नेसेसिटी गुड्स बनाएंगे और इसमें हम जनरली लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इनके सॉल्यूशंस आपके नहीं पूछे जाएंगे, तो अपना जो फर्स्ट चैप्टर है यही खत्म हो जाता है। ठीक है।
अब हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा जो है कंज्यूमर्स बिहेवियर है, काफी बड़ा चैप्टर है और उसका वेटेज भी अच्छा खासा है। कितने मार्क्स का है? चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर। तो पहला चैप्टर अपना 6 नंबर का था, दूसरा चैप्टर 12 मार्क्स का है। तो 12 मार्क्स ये चैप्टर कवर करेगा। लेकिन ये चैप्टर 3 सेगमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रूप में, दूसरा थ्योरी ऑफ डिमांड के रूप में, तीसरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रूप में। तो पहला जो सेगमेंट हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो बेटा सभी आप अपने नोट्स साथ में रखोगे, चाहे वो नोटबुक में लिखे हो चाहे नोट्स की कॉपी हो, वो ज्यादा आप समझ पाओगे, क्योंकि अपनी इस क्लास में स्पीड थोड़ी ज्यादा है और रखनी भी पड़ेगी, नहीं तो अपना ये चैप्टर कवर्ड भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है कंज्यूमर्स बिहेवियर, पूरी एक यूनिट है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। कंज्यूमर कौन होता है ये आप सभी जानते हैं अच्छे से, वो पर्सन जो किसी न किसी गुड या सर्विस को यूज करता है और वो सेटिस्फाइड हो जाता है, अपनी वांट को सेटिस्फाई करता है, उस पर्सन को हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी सिंपली इज वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी का मतलब वांट को सेटिस्फाई करने की पावर जिसमें होगी वो क्या कहलाएगी? यूटिलिटी कहलाएगी। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी। वांट को सेटिस्फाई करने की पावर को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स का मतलब यूटिलिटी के टाइप्स। मेनली यूटिलिटी दो तरह की है, एग्जाम में आपको 3 यूटिलिटी नहीं लिखनी है, ठीक है, 2 ही लिखनी है। फर्स्ट होती है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एमयू, और सेकंड होती है टोटल यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं टीयू। सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल वर्ड का मतलब हमेशा याद रखना एडिशनल, क्योंकि ये आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू, तो आगे भी मार्जिनल का मतलब यही रहेगा एडिशनल। कोई भी एक चीज एडिशनल करते तो एडिशनल क्या हो रहा है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी कंजप्शन से रिलेटेड है। जब एक कंज्यूमर किसी एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करता है तो उसे कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इसको कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले होते हैं। mu इक्वल्स टू पहला फॉर्मूला TUN माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला mu इक्वल्स टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। ये दोनों फॉर्मूले mu कैलकुलेट करने के हैं। फिर आते हैं टोटल यूटिलिटी। तो टोटल से नाम से पता चल रहा है ओवरऑल जितनी भी यूनिट्स हमारे पास दे रखी है उन सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने से जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सारी की सारी यूनिट्स कंज्यूम करने से जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल यूटिलिटी जनरली क्या होता है? सम ऑफ mu, इट इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। mu का सम होता है। इसको हम थोड़ा सा टेबल से भी समझ लेते हैं। मान लो हम किसी कमोडिटी की कुछ यूनिट्स कंज्यूम करेंगे जिससे हमें mu मिलेगी, और उनका जब सम करेंगे तो क्या मिलेगी? टोटल यूटिलिटी। एक यूनिट कंज्यूम करी, मान लो बहुत तेज, अपन को कोई भी भूख लग रही थी तो अपन को 10 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। यूटिलिटी को किस में मापते हैं? यूटिल्स के अंदर। यूटिल्स क्या है? यूटिलिटी को मेजर करने की एक यूनिट है। पहली यूनिट अपन ने कंज्यूम करी है, मान लो एक चपाती अपन ने खाई है और उससे अपन को कितनी संतुष्टि मिली? 10 यूटिल्स के बराबर। फिर हमने जब सेकेंड चपाती को कंज्यूम किया तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, क्योंकि जितनी पहले तेज भूख लग रही थी उतनी तेज अब नहीं रही होगी, क्योंकि एक चपाती हम ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, और मान लो कितना रह गया? 8 हो गया। सेकंड चपाती से अपन को 8 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला है। फिर अपन ने तीसरी चपाती और खाई, सेटिस्फेक्शन लेवल और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और उससे मान लो कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 6 यूनिट्स का, यूटिल्स का। फिर फोर्थ चपाती और खाएंगे, 4 का सेटिस्फेक्शन। फिफ्थ चपाती और खाएंगे, 2 का सेटिस्फेक्शन। 6 चपाती और खाएंगे, 0 सेटिस्फेक्शन।
इसका मतलब जीरो होने का मतलब क्या हुआ, हम दाप चुके हैं, अब अपन को खाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जबरदस्ती ठूसे जाएंगे तो फिर क्या करोगे, 7वें नंबर पे उल्टा करेंगे, तो हमारी एमयू क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये जो 0 पॉइंट आता है 6 यूनिट पर, ये हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता है कि कंज्यूमर यहां पर क्या हो चुका है, सेटिस्फाइड हो चुका है। हमारी सारी वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती, लेकिन इंडिविजुअल वांट को एक टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को बोलते हैं सेटिएबल पॉइंट। क्या बोलेंगे, सेटिएबल पॉइंट, यानी यह कंज्यूमर के संतुष्टि का बिंदु है। यहां पर कंज्यूमर को अब आगे कंजप्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आगे करता है, अगर वो इरेशनल पर्सन है तो ऐसा कर सकता है, और उस कंडीशन में उसको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसी का सम करके अपन क्या निकाल सकते हैं, टीयू। तो पहला 10 में अगला 8 प्लस करेंगे 18, फिर अगला 6 प्लस करेंगे 24, फिर अगला 4 प्लस करेंगे 28, फिर प्लस 2 करेंगे 30, प्लस 0 करेंगे 30 और माइनस 2 करेंगे तो 28। ये हमारे पास एमयू और टीयू दोनों आ गए। अब इसी के बेसिस पर रिलेशनशिप इंपोर्टेंट है, एमयू और टीयू में रिलेशन विद डायग्राम। तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, एमयू तो होता है इस तरह का डाउनवर्ड स्लोपिंग, और टीयू जो होगा उसमें थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। ये टीयू का डायग्राम है, ये ध्यान रखना, जहां पर एमयू 0 हो रहा वहां पर टीयू मैक्सिमम होगा। ये 6 यूनिट होगी यहां पर, ये ओरिजिन है। एमयू जहां पर 0 है, कौन से पॉइंट पर, 6 नंबर पर, तो जहां 6 यूनिट आ रही है वहां एमयू 0, और उसी पॉइंट पर मैक्सिमम 30 दो बार है, यहां पर भी 30, यहां पर भी 30। तो ये लाइन यहां से मत खींचना, है ना, ये डैश डैश वाली लाइन नेक्स्ट वाले 30 से अपन को स्टार्ट करनी है। अब रिलेशन क्या है, 3 रिलेशन। पहला रिलेशन कि जब एमयू डिक्रीज होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, पहला रिलेशन क्या है, जब एमयू डिक्रीज होता है बट पॉजिटिव होता है तो टीयू क्या होता है, इंक्रीज होता है। किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। एमयू डिक्रीज हो रहा है तो टीयू बढ़ेगा, तो लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं अपन, तो एमयू क्या हो जाता है, 0, एमयू 0 हो जाता है। तो जब एमयू 0 होता है तो टीयू क्या होता है, मैक्सिमम और कांस्टेंट। व्हेन एमयू इज 0 देन टीयू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। फिर थर्ड पॉइंट, इस पॉइंट के आगे बढ़ेंगे, 6 के बाद 7th पे आएंगे, तो 7th पे क्या हो गया, एमयू नेगेटिव हो गया। जब एमयू नेगेटिव होता है तो टीयू क्या होना स्टार्ट होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 रिलेशन, फर्स्ट व्हेन एमयू इज डिक्रीजेस बट पॉजिटिव देन टीयू increases with decreasing rate. Second, when mu is 0 then tu is maximum and constant. And third is when mu is negative then tu decreases. Clear? चलो अगला जो टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ DMU। नोट्स हैं दोनों के पास, नहीं है, तुम दोनों के पास है, सेकंड चैप्टर के एक नोट्स दो। टॉपिक क्या है हमारा, लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ के प्रोपाउंडर कौन है, H.H. गोसेन, और इसी वजह से इसको गोसेन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। अब ये लॉ क्या है, तो ये लॉ बताता है कि जब एक कंज्यूमर किसी कॉमोडिटी की एडिशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम करता जाता है तो हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। यही है इसका लॉ। व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी देन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट यूटिलिटी मस्ट बी डिक्लाइन। अब इसमें कुछ अजम्पशंस आई है इस डेफिनेशन के साथ ही कि जब एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी कौन सी यूनिट्स कंज्यूम करेगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स, है ना। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है,
यस, घर पे मेहमान आए, निशा को कहा बेटा मेहमान आए पानी लेके आ, और ये क्या लेके आ रही है ऐसे, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है ना। तो हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो हर चीज का बना हुआ है और उसी स्टैंडर्ड को हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमें यूनिट कंज्यूम करनी, जैसे चपातियां अपन ने खाई है ना 10 नहीं 7 ही खाई है, तो ये इनका आकार एक जैसा रहा होगा, उनका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। रोटी, कोई बोलता मैंने 5 रोटी खाई, तो अपने दिमाग में क्या आता है, नॉर्मल जो साइज आती है रोटी की वही आएगी, ऐसा तो नहीं इतनी इतनी बड़ी रोटी आ जाएगी, पॉसिबल नहीं है ये। तो इसका मतलब हमें यूनिट जो कंज्यूम करनी हो कैसी करनी है, स्टैंडर्ड यूनिट्स हमें कंज्यूम करनी होती है। ये पहला अजम्पशन है। दूसरा, हमें कंजप्शन कैसे करना, कंटिन्यूअस करना है। अगर हम उसमें लेगिंग करेंगे, कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे, तो हमारा ये लो अप्लाई नहीं होगा। जैसे हमने एक चपाती आज की, एक कल खा ले, तो फिर उस पर ये लो अप्लाई नहीं होगा। हमें जो 7 चपाती खानी एक साथ खानी है, यानी एक ही टाइम पर बैठकर उसी आधे घंटे के अंदर अपन को कंज्यूम करनी, तब तो ये लो अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। यानी हमारा कंजप्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और क्या अजम्पशंस है, कंज्यूमर रेशनल होना ही चाहिए। पागल आदमी को पता ही नहीं चलता कितना खा रहा है कितना नहीं खा रहा, इसलिए अपन सब रेशनल है, तो रेशनलिटी इसमें कंपलसरी है। कंज्यूमर कैसा पर्सन होगा, रेशनल पर्सन होगा। और कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस हैं, उसका टेस्ट है, वो सब कांस्टेंट रखना अपन को। कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो हमने पहली चपाती सूखी खाई, दूसरे में अच्छे से घी वी लगा के पराठा बना दिया उसका, तो फिर हमारी जो सेम यूनिट वो नहीं रही, हमने टेस्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो फिर लो फेल हो जाएगा। पहले से 10 मिला, दूसरे से पराठे से ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, तो 12 मिल गई, तो लो अप्लाई नहीं हुआ। उसका कारण क्या है, क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने टेस्ट में चेंज किया है। तो टेस्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मार्केट में कोई नया सब्स्टिट्यूट आया है, तो कंज्यूमर उसके बारे में अनअवेयर होना चाहिए, उसको पता नहीं होना चाहिए बाजार में इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी मिलता है। इसके अलावा ये लोग कुछ चीजों पर अप्लाई नहीं होता है, इसके एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है, एक तो मनी, पैसा, पैसे पर अप्लाई होता ही नहीं, कितनी आ जाए तो भी संतुष्टि अपन को बढ़ती जाती है, और चाहिए, है ना। इस वजह से मनी पर ही अप्लाई नहीं होता है। गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, जो भी महंगी चीजें हैं या बहुमूल्य चीजें हैं, उस पर ये लो अप्लाई नहीं होता है, कभी भी लोग इनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। इस वजह से ये इसके एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डीएमयू के। आइडेंटिकल यूनिट होनी चाहिए, इसके अजम्पशंस में एक पॉइंट आ रहा है, यूनिट क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब उनका होमोजीनियस साइज होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हमने पहले की साइज छोटी रखी दूसरे की बड़ी कर दी, एक जैसी साइज होनी चाहिए सबकी, यानी यूनिट सारी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। तो ये बेसिक इसके अजम्पशंस है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें आगे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ डीएमयू हो गया। चलो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, चैप्टर जैसे अपन पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब जब भी हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए जितना पे करें कम से कम उतना सेटिस्फेक्शन मिले। अगर 100 रुपए देके आए किसी दुकानदार को और वहां से 100 रुपए का सामान लिया, तो हमें सेटिस्फेक्शन भी 100 रुपए के बराबर तो मिलना चाहिए। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लेवल को क्या कर दे, मैक्सिमाइज कर दे, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। और ऐसा भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अपने एक्सपेंसेज का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे वो फ्यूचर में चेंज नहीं करना चाहेगा। कंज्यूमर के एक्सपेंसेज का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे वो फ्यूचर में चेंज नहीं करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अगला टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ आपने पढ़ा है, देखो दो लॉ है, लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ ईएमयू। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमारा सेकेंड लॉ है। ये भी किसने प्रोपाउंड किया है, एच गोसेन ने, और इसी वजह से इसको गोसेन का सेकेंड लॉ बोलते हैं। लॉ ऑफ ईएमयू, ये लॉ क्या बताता है, ये लॉ बताता है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के बारे में। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल कहता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालते कैसे है। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, तो इसके आगे एक्सप्लेनेशन के लिए दो कंडीशन है, सिंगल कमोडिटी केस और 2 और मोर कमोडिटी केस। अब सिंगल कमोडिटी केस पढ़ रहे अपन, सिंगल में क्या होता है,
कि अगर मान लो एक कंज्यूमर एक ही कॉमोडिटी कंज्यूम करता हो, सिंगल कॉमोडिटी, तो सिंगल कॉमोडिटी जब कंज्यूम करेगा तो अपन ने अभी ऊपर भी बात करी कि जितना अपन पे कर रहे हैं उतना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो जितना हम पे कर रहे हैं वो तो होती प्राइस, और जितना अपन को मिलता है कंजप्शन से वो होता है एमयू। तो एमयू एक्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ये हमारे सिंगल कॉमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। एमयू एक्स यानी जो कॉमोडिटी कंज्यूम करे उससे क्या मिल रहा है, कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, और एमयू एम इंटू पी एक्स क्या है, उस पर किया गया खर्चा। अब एमयू एम मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये हमेशा कांस्टेंट होती है, और विदाउट इंफॉर्मेशन इसको कितना माना है? 1। किसने माना है? एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, अब यहां पर पी एक्स क्या है? कॉमोडिटी की प्राइस है, तो प्राइस मान लो 10 रुपए, 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं हमें सेटिस्फेक्शन भी उतना ही होना चाहिए। एमयू एक्स मस्ट बी इक्वल टू द एमयू एम इंटू पी एक्स। दोनों अगर इक्वल हो गए तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम माना जाएगा। ठीक है, फिर इसमें एग्जांपल दे रखा है, एक बार नोट्स में आप देख लेना। चलो इन टॉपिक्स पर अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। सिंगल कॉमोडिटी केस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि होता क्या है। इसी तरह से इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर एक ही कॉमोडिटी कंज्यूम करे, एक से ज्यादा कॉमोडिटी भी वो कंज्यूम कर सकता है। तो अगर वो एक से ज्यादा कंज्यूम करेगा तो उसका इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अगर एक कंज्यूमर एक से ज्यादा कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं टू और मोर कॉमोडिटी केस। अगर एक कंज्यूमर 2 या 2 से ज्यादा कॉमोडिटी कंज्यूम करेगा तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? अब उसमें कंडीशन ये है कि प्राइस तो सेम होगी नहीं, जैसे 2 गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है एक्स और वाई, तो दोनों की प्राइस सेम होना पॉसिबल नहीं है, दोनों की प्राइस में डिफरेंस होगा, और जब प्राइस में डिफरेंस होगा तो हम कंपेरिजन नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, जिस कॉमोडिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें मिलने वाली यूटिलिटी में किसका डिवाइड कर दें? उसी कॉमोडिटी की प्राइस का डिवाइड कर दें। तो इसमें जो कंडीशन बनेगी इक्विलिब्रियम, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स होगा, फिर एमयू वाई अपॉन पी वाई होगा, और ये किसके इक्वल हो जाए? जितना हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा मनी के रूप में उसके इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारी टू और मोर कॉमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन है। एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एमयू वाई अपॉन पी वाई इक्वल्स टू एमयू एम होना चाहिए। एमयू एम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, और ये उस कॉमोडिटी से मिलने वाली एक यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर गुड एक्स है हमारे पास, उसकी हमने 5 यूनिट्स कंज्यूम करी है, इससे अपन को एमयू एक्स जो मिल रहा है वो मान लो 50 मिल रहा है, और उसकी यूनिट हमने कितनी कंज्यूम करी है? 5। इसी तरह से एमयू वाई, दूसरा क्वांटिटी हमने कौन सा कंज्यूम किया है? वाई किया है, और उससे मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है? 100 यूनिट्स, सो 100 यूटिल्स, और उसकी हमने मान लो कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी है? 10। तो यहां पर प्राइस 5 है, यहां पर प्राइस तो अच्छा यूनिट्स लिख दी मैंने, प्राइस लिख दी, प्राइस 5 है ये, और इसकी प्राइस 10 है। तो प्राइस को देखें तो दोनों की प्राइस अलग अलग है, एक की प्राइस 5 रुपए, एक की प्राइस 10 रुपए है, तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि 5 रुपए देके 50 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो 1 रुपए देके कितना मिलेगा, ऐसा निकाल सकते हैं। तो 1 रुपए से कंपेरिजन कर सकते हैं, इस पे 1 रुपए खर्च किया तो कितना सेटिस्फेक्शन, और इस पे 1 रुपया खर्च किया तो कितना सेटिस्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो हम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं दोनों की अलग अलग है। यहाँ 5 रुपए खर्च कर रहे हैं और यहाँ पर 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो अपन दोनों पे ये निकाल सकते हैं, इस पे भी 1 रुपया खर्च करे तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और इस पे भी 1 रुपया खर्च करे तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे? 50 में 5 का डिवाइड कर लो तो 1 का पता चल गया। ये 50 5 से मिल रही तो 1 से कितनी मिलेगी? 10 ही मिलेगी ना। इसी तरह से 100 अगर 10 से मिल रही तो 1 से कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। अब ये भी 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन और ये भी 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन, तो दोनों को कंपेयर करें इक्वल है, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। इसलिए अपन को कंपैरिजन करने के लिए किसका डिवाइड करना पड़ता है? प्राइस का। इसलिए हमने इक्वेशन बना दी एमयू एक्स अपॉन पी एक्स। ये क्या है? एमयू एक्स, और ये इसकी प्राइस है। ये क्या है? एमयू वाई, और इसकी प्राइस है। दोनों को डिवाइड करना है प्राइस से, और फिर उसको कंपेयर करना है। वो अगर इक्वल हो गया तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन मानी जाएगी। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या है? छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, कंज्यूमर सरप्लस।
क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस का मतलब मान लो किसी कमोडिटी के लिए हमने 50 रुपए पे किए और उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो अपन को 60 रुपए मिल रही है। खर्च कितना किया? 50 रुपए, संतुष्टि कितनी मिली? 60। ज्यादा मिली ना? तो जितना एक्स्ट्रा है एमयू एक्स अगर ज्यादा हो जाता है किससे? एमयू एम या पी एक्स से, तो ये 60 ज्यादा है और प्राइस 50 ही है, तो ये 10 रुपए का एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन अपन को मिल रहा है और इसी को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस मतलब हमें कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जितना हमने पे किया उससे अगर ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा संतुष्टि है, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, उसी को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन छोड़ दो, नहीं पढ़नी आपको। अच्छा, अब अपन एक थोड़ा सा टॉपिक पीछे जो स्किप हो गया था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम यूटिलिटी जो पढ़ रहे थे उस पर एक टॉपिक आता है, क्या हम यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं? एक टॉपिक है, इज यूटिलिटी इज मेजरेबल। क्वेश्चन बन सकता है इसका, क्या यूटिलिटी को मापा जा सकता है? तो इसके प्रोस्पेक्टस में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, और दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच। जो कार्डिनल अप्रोच है, इसी अप्रोच का दूसरा नाम यूटिलिटी एनालिसिस होता है। यूटिलिटी एनालिसिस। ये अप्रोच किसने प्रोपाउंड किया है? एल्फ्रेड मार्शल। और इस अप्रोच के हिसाब से ऐसा माना गया है कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 4। इन नंबर्स में हम किसको माप सकते हैं? यूटिलिटी को। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा। यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं? कार्डिनल नंबर्स में माप सकते हैं। किस में मापते हैं? मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। ना, मार्शल ने कहा है हम मनी के रूप में इसको मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। मार्शल के हिसाब से यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर से मनी के रूप में मापते हैं। जैसे अभी तक अपन ने जो एनालिसिस पढ़ा था अभी पीछे, लॉ ऑफ डीएमयू हो गया, सिंगल कॉमोडिटी केस हो गया, डबल कॉमोडिटी केस हो गया, सब में हम यूटिलिटी को मनी से मेजर करके देख रहे हैं कि जितना अपन पैसा खर्च करें उतना संतुष्टि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी कार्डिनल अप्रोच है जिसको हम यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। दूसरी अप्रोच क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच का दूसरा नाम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये हमारी सेकेंड अप्रोच है। इस अप्रोच का कौन? एलन एंड हिग्स, ये दोनों इसके प्रोपाउंडर हैं। इस अप्रोच के हिसाब से हम यूटिलिटी को माप नहीं सकते हैं, क्या दे सकते हैं? रैंक दे सकते हैं। तो यूटिलिटी ओनली रैंक्ड। यूटिलिटी को हम केवल रैंक दे सकते हैं। कैसे? लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एस्ट्रेक्ट। हम यूटिलिटी को वास्तव में देखें तो माप भी नहीं सकते। संतुष्टि को कैसे मापेंगे? हम तो उसको रैंक ही दे सकते हैं। अब रैंक की कब देंगे? जब एक से ज्यादा कमोडिटी हम कंज्यूम करेंगे। सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करें तो उसमें रैंक नहीं दे सकते। ज्यादा अच्छी कौन सी है तो उसको कैसे रैंक देंगे? एक ही है, तो एक से ज्यादा होने पर हम क्या दे सकते हैं? रैंक दे सकते हैं। तो रैंक, जैसे मान लो दो तरह की हमने आइसक्रीम खाई, फिर अपन से पूछा जाए बेस्ट क्या थी, तो फिर उसके फ्लेवर के हिसाब से अपन उसमें बता सकते हैं कि हमें बटर स्कॉच अच्छी लगी या वनीला अच्छी लगी या दूसरी और भी जो नट्स वगैरह आती है वो, है ना, कंपैरिजन कर सकते हैं अपन। समझ में नहीं आया? आगे हो? हाँ। तो यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता है, उसको क्या दी जा सकती है? रैंक दी जा सकती है। जैसे मूवी देखने गए तो उसमें भी कंपैरिजन कर सकते हैं, बेस्ट क्या थी, सेकंड बेस्ट क्या थी, तो हम केवल उसको रैंक दे सकते हैं। और उसी अप्रोच को क्या बोलते हैं?
इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो हम हमारा सेकेंड अप्रोच अब स्टार्ट करें। वो यूटिलिटी एनालिसिस पूरा पढ़ लिया अपन। अब अगला अप्रोच क्या है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब इंडिफरेंस कर्व जो टॉपिक है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आ जाता है। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? तो आईसी क्या है? पीपीसी का जो डिफाइन हमने पढ़ा था मिलता जुलता ही है। क्या डिफाइन होगा? यस, यहां पर हमें ये ध्यान रखना, विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बस ये वर्ड हमेशा याद रखना है। आईसी का मतलब इंडिफरेंस। कंज्यूमर को पता नहीं चल रहा है कि वो कॉम्बिनेशन ए पे रहे, बी पे रहे, सी पे रहे, वो इंडिफरेंस हो गया, मतलब एक तरह से वो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि हर लेवल पे सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है? एक जैसा मिल रहा है। ग्राफ मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब इसका शेड्यूल बनाते हैं अपन पीपीसी जैसे ही, लेकिन उसका डिफरेंस है थोड़ा सा। वहां पर हमने वाई यूनिट्स को किस रेट से सेक्रीफाइस किया था? बढ़ती हुई रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, 1 2 3 4 5 का सेक्रीफाइस। इसमें उल्टा, इसमें सेक्रीफाइस कैसे होता है? डिक्रीजिंग रेट से होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस, फिर यूनिट गुड एक्स की, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, पीपीसी में से इसमें क्या डिफरेंस है? वहां हमने 0 से स्टार्ट किया, इसमें 0 से नहीं होकर 1 से स्टार्ट होगा। पहली यूनिट अपन ने एक्स की कंज्यूम करी, तो वाई का सेक्रीफाइस, वाई की कितनी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं? 20। वाई की कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं अपन? मान लो 20 यूनिट्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरी बात है, एक्स का कंजप्शन बढ़ाना है तो वाई का वापस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक्स की हमने 2 यूनिट्स कंज्यूम करी है, तो वाई की अब कितनी सेक्रीफाइस करेंगे? 5। कितनी करेंगे? 5, 15 रह जाएगा। सी कॉम्बिनेशन 3 यूनिट्स, इधर 5 की जगह अब कितना से घटती हुई रेट से होना चाहिए, डिक्रीजिंग रेट से होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 4 से कितना हो जाएगा? 11। डी कॉम्बिनेशन 4, 4 का सेक्रीफाइस किया हमने, अब कितना करेंगे? 3 का। कितना आएगा? 11 में से 3 गए तो लिया, कंज्यूम गए, कितना सेक्रीफाइस का? कितना बचेगा? 6। हमने एफ कॉम्बिनेशन लिया, कितनी? 5 के बाद 6, इधर कितना आ जाएगा? एक सेक्रीफाइस, बस कंप्लीट। लास्ट 1 तक आ गया, इसमें 0 तक नहीं जाना है, 1 से चालू किया और इधर लास्ट 5 तक खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा इंडिफरेंस शेड्यूल है। ये ध्यान रखना, सेक्रीफाइस किस रेट से करना है? डिक्रीजिंग रेट से हमें सेक्रीफाइस करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसमें हमने इंक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस किया था, यहां पर डिक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस। और इस रेट को क्या बोलते हैं? एमआरएस। रेट होती है फॉर्मूला सेम, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, यानी इसमें यूनिट तो 1 1 की अपन गेन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। तो यहां पर 5/1, 4/1, 3/1, 2/1 और 1/1, पहला खाली रहता है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट वाला ब्लैंक होता है हमारे इसके। तो ये 5 4 3 2 1, ये क्या है? एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये रेट क्या है? इसका मीनिंग भी आ सकता है, व्हाट इज एमआरएस? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं? तो इट इज अ रेट एट विच यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ये क्या है? ऐसी रेट है जिसमें हम एक कमोडिटी की यूनिट्स को गेन करने के लिए जिस रेट से दूसरी कमोडिटी यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उस रेट को क्या बोला जाता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस एक्स वाई। ठीक है, ये इसका शेड्यूल हो गया। अब इसका डायग्राम, आईसी से बेटा आपका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है 4 नंबर का। आईसी को समझो और उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करो ना, 4 मार्क्स का एक इंपोर्टेंट बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। अब इसका डायग्राम देख लीजिए। इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह का बनेगा, वही सेम एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ एक्स आएगी और वाई पर यूनिट्स ऑफ वाई होगी, लेकिन ध्यान रखना टच नहीं करना है एक्सिस पर। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो जाएगा। जब भी डायग्राम बनाओगे हर चीज आपको मेंशन करनी, इधर आपको लिखना है
यूनिट ऑफ गुड एक्स, इधर लिखना यूनिट ऑफ गुड वाई, लेबलिंग वाई एक्सिस, ओरिजन एक्स एक्सिस, ये सब कुछ मेंशन करना है ना। ये इस तरह से इसको एरो में बनाना है। ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें, अपने को मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो इन चीज़ों पर अपन को ध्यान देना है। पेंसिल से बनाने सारे डायग्राम, पेन से कोई भी नहीं बनाए। वो क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन आईसी, तो मीनिंग के साथ डायग्राम बनाना ही बनाना है, ऐसा नहीं बोला तो नहीं बनाए। नंबर कटने की गुंजाइश अपन को छोड़नी नहीं है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं, ये पूछे तो ही करना है ना। टेबल बना दी, केवल अपन को पूछा डिफाइन आईसी, तो अपन टेबल भी नहीं बनाए तो चलेगा, मीनिंग लिखा और डायग्राम बना दो। डायग्राम आप रफली बना सकते हो, ठीक है ना। टेबल का विशेष ध्यान रखना, पीपीसी की टेबल याद ही करके चले जाना। अगर नहीं समझ में आ रही तो 15 से पीपीसी की चालू करनी, 20 से आईसी की चालू करनी, ठीक है। उसमें 1 से सेक्रीफाइस करना, इधर 5 से सेक्रीफाइस करना स्टार्टिंग, ये ध्यान रखोगे। अब इसके फीचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली फीचर क्या है, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आईसी का स्लोप क्या होता है, लेफ्ट टू डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 गुड है, एक्स और वाई, जैसे पीपीसी में भी था। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सेम यहाँ पर है, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आईसी का स्लोप डाउनवर्ड है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि दोनों गुड्स में इनवर्स रिलेशन, एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, इनवर्स। एक्स को बढ़ा रहे, वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इनवर्स रिलेशन होने के कारण आईसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है। दूसरा फीचर, आईसी इज कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन। आईसी अपने ओरिजिन की तरफ क्या होता है, कॉन्वेक्स। पीपीसी क्या होता है, कॉनकेव होता था, अब ये होता है कॉन्वेक्स। क्यों होता है, क्योंकि एमआरएस डिक्रीजिंग है, उसमें एमओसी क्या थी, इंक्रीजिंग थी, और इसमें एमआरएस डिक्रीजिंग, इस वजह से ये अंदर की तरफ झुका हुआ कॉन्वेक्स है। तीसरा फीचर, टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे को आईसी इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक सेम पॉइंट पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। डिफरेंट आईसी शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इस वजह से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा आईसी कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता है, ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को टच करेगा। आईसी नेवर टच बोथ द एक्सिस, ठीक है। इसके अलावा हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे ये चीज़ है, ये हमने 3-4 आईसी बना दिया, आईसी 1, आईसी 2, आईसी 3 और आईसी 4, ये हमारे 4 आईसी हैं। अब इसमें जो सबसे ऊपर है वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। क्यों देगा, उसका कारण है एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये इसका मेन रीजन है। हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसका भी सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, ऐसी कंडीशन कि कंज्यूमर क्या एक रैशनल पर्सन है, तो वो हमेशा ये सोचता है कि भाई पैसा मेरा वही खर्च हो रहा है, तो मैं ऐसे कॉम्बिनेशंस को प्रीफर करूं जहां मुझे दोनों ही गुड्स की ज़्यादा यूनिट्स मिलती हो, या फिर एक की ज़्यादा मिल रही हो और एक की पहले जितनी तो मिल ही रही हो। उससे हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स इन विच आइदर ही गेट मोर यूनिट्स ऑफ बोथ द गुड्स और मोर ऑफ वन एंड कॉन्स्टेंट ऑफ अनदर। एक की ज़्यादा मिल रही हो और दूसरे की कम मिल रही हो, तो उस कॉम्बिनेशन को हमेशा प्रीफर करता है। अगर मैं इस आईसी के इन 4 डायग्राम्स को कंपेयर करूं तो इन डायग्राम्स को अपन बोलते हैं आईसी मैप। क्या बोलेंगे, आईसी मैप। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज आईसी मैप, 1 नंबर का। तो आईसी मैप क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व या सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या अपन ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन वी प्लॉट मोर देन वन आईसी इन द सेम डायग्राम और सेम ग्राफ देन इट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व मैप, ठीक है। तो आईसी मैप ये बना हुआ है और इसमें सबसे ऊपर जो आईसी 4 ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, जैसे मैं इसको प्रूव करता हूँ। इधर कौन सी गुड्स आते हैं, वाई, इधर कौन से आते हैं, एक्स। मान लो एक्स वाई की 10 यूनिट्स हैं, तो एक्स की यहाँ पर 5 यूनिट्स हैं, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 20 होगी। पहले आईसी के कॉम्बिनेशंस क्या है, भाई वाई की मुझे 10 यूनिट्स खरीदनी है और इसकी 5, तो पहला कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, एक कॉम्बिनेशन, वो कितना बन रहा है, 10 और 5 का बन रहा है, वाई और एक्स के हिसाब से। वाई की 10, एक्स की 5, एक्स लिख दो, पहले एक्स लिख दो, तो एक्स की 5 और वाई की 10, ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ, अब बी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो बी कॉम्बिनेशन पे अपन आईसी 2 पे जाएंगे। तो आईसी 2 पर एक्स वाई की तो वही सेम यूनिट, लेकिन एक्स की कितनी हो गई, 10, तो यहाँ पर 10-10 हो गया। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ज़्यादा कहाँ मिल रहा है,
बी पे मिल रहा है ना, तो एक कंपैरिजन में बी ज़्यादा हाई है ना, और जैसे जैसे अपन और ऊपर करेंगे मूव करेंगे तो और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर आते आते कंज्यूमर को 10 और 20 का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि लास्ट डी ऑप्शन है, वहाँ पर 20 और 10 यूनिट्स उसको मिल रही है। पैसा उतना ही खर्च हो रहा है, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए पे रहे या डी पर चला जाए, तो किस चीज़ को प्रीफर करेगा? डी को ही करेगा ना। तो अपन को बाजार में मम्मी ने 100 रुपये दे के भेजे, बेटा 2 आइटम लेके आने, दाल और चावल। अपन एक दुकान पे गए, दुकानदार ने से अपन ने पूछा कि भाई अपन को दाल और चावल दोनों चाहिए, मेरे पास 100 रुपये। तो दुकानदार ने अपन को रेट नहीं बताई, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको 1 किलो दाल दे दूंगा और आधा किलो चावल दे दूंगा इस 100 रुपये में। तो अपन ने सोचा यार एक और दुकान पर ट्राई कर ले। तो अपन दूसरी दुकान पर गए तो उसने कहा कि आपको 1.5 किलो दाल मिल जाएगा, आधा किलो चावल मिल जाएगा। तो क्या बेटर अपने लिए? सेकेंड ऑप्शन बेटर है ना, क्वालिटी वही है, पैसा वही लग रहा है, तो अपन सेकंड दुकान की तरफ मूव करेंगे। ये चीज़ मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। कंज्यूमर ऑलवेज किसको प्रीफर करता है? जहाँ पर ज़्यादा मिलता है। ये अजम्पशन है इंडिफरेंस कर्व की, और इसी वजह से हम हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पढ़ते हैं। अगला फीचर या अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये तो हो गया कंप्लीट, बहुत हो गया, ये भी सारे फीचर्स अपन पढ़ चुके हैं। अगर सर अपन को थ्योरी याद है बट डायग्राम में अपन कंफ्यूज है, तो अपन डायग्राम कंफ्यूज है तो बनाओ ही मत, फिर गलत नहीं बनाना, बनाओ तो ढंग से बनाओ। ठीक है, ये हमारे आईसी के फीचर्स थे। क्या क्या फीचर्स थे पहला वापस याद कर लो। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दूसरा टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, फिर तीसरा है हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, चौथा है आईसी नेवर टच बोथ द एक्सिस। 4 ही फीचर लिखे हुए शायद, और कौन सा रह गया? हाँ, आईसी इज कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन। ये 5 फीचर्स अपन को बताने। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना इसके फीचर्स को भी। 5 ही लिखो ना, एक क्यों छोड़ना? 4 नंबर में अपन को कितना लिखना आता है? जितना आता है। जितना आता है। हाँ, अब 4 नंबर के लिए तेरे को आधा पेज आ रहा था, आधा पेज लिख। 4 नंबर में तेरे को 1.5 पेज आ रहा, 1.5 पेज लिख। ठीक है ना? चलो, अब अगला टॉपिक क्या है? एमआरएस अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बजट है ना, बजट पे आ जाते हैं अपन। तो बजट लाइन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ये टॉपिक है ना बजट लाइन। तो बजट लाइन पढ़ने से पहले बजट सेट आता है। तो बजट लाइन की डिफाइन भी मिलती जुलती है पीपीसी और आईसी से, है ना, मिलती जुलती डेफिनेशंस आपको मिलेगी। तो बजट लाइन के अंदर अपन को क्या डिफाइन देनी? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम और रिसोर्सेज बाय ए कंज्यूमर। एक कंज्यूमर के द्वारा सर कॉल आ रहा आपके, वो शायद इस पर नहीं आया तो मैडम ने इस पर कर दिया। इसको मत छेड़ना।